आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होने जा रहा है, जिस पर मैंने आप बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की थी कि आप हमें अपने जो आपका कामयाब पीपीएससी का सिलेक्शन का इंटरव्यू था उसके बारे में कुछ बताएं। इससे पहले इंटरव्यू का बैकग्राउंड और आपने किस तरह से तैयारी करनी है, आपको इंटीमेट कैसे करता है पीपीएससी, उस पर मैं पूरी वीडियो एक बना चुका हूँ। आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पीपीएससी से रिलेटेड किसी भी इशू पर मैंने 20 से ज़्यादा 20-25 वीडियोज़ अपलोड कर दी अपने चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियोज़ में जाएंगे, चैनल के वीडियोज़ में जाएंगे तो आपसे रिलेटेड आपको जो भी इशू है वहाँ जाकर देख सकते हैं क्वाइट ईजीली। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इंटरव्यू पर बात करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी कैसी होती है, मेंटल तैयारी कैसी होती है, आपको इंटीमेट कैसे किया जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। हल्का सा आपको थोड़ा सा तारुफ और करवा दूँ कि आपको इंटीमेट पीपीएससी की तरफ से आपको एसएमएस आएगा कि आपको कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपका वेन्यू और आपकी टाइमिंग दी हुई होगी। इसके अलावा वो ईमेल भी करते हैं और बड़ा खूबसूरत वो लगता है बंदे को एसएमएस, जब बंदे को ये एसएमएस पीपीएससी की जानिब से आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। तो ये याद रखें कि वो एसएमएस पीपीएससी की जानिब से जो आएगा वहाँ पर नंबर नहीं होता है, वो PPSC 1 लिखा होता है जहाँ से आपको एसएमएस आएगा। इस तरह से आप फेक एसएमएस से भी बच सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आपको वेन्यू और टाइमिंग दी गई है उस वेन्यू पर आप वक्त से थोड़ा सा पहले पहुँचें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और वहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस से जाएं। पहले मैं बता चुका हूँ कि आप पूरा एतमाद नज़र आना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो। ड्रेसिंग के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो मौसम के लिहाज से बेहतरीन हो। कोशिश करें अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के रेलेवेंट लिबास में आप 3 पीस में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वाइट ड्रेस है, साथ में आपका ब्लैक वेस्ट कोट है तो फिर भी ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है। आपकी सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ड्रेसिंग पर नहीं होती है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आज हम देखेंगे कि उन्होंने मुझसे कितना लंबा इंटरव्यू लिया था, कौन से सवाल पूछे थे और मैंने उनके किस तरह से जवाब दिए थे, और वो कौन से सवाल थे जिनको मैंने सॉरी किया था और सॉरी में भी उनका जो रिएक्शन था वो क्या था। तो आप कॉन्फिडेंस से वहाँ पर जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ जमा करवा देते हैं। उसके बाद आपको कतार में बैठा दिया जाता है वेटिंग रूम में कि आप बैठें, और उनकी कोशिश होती है कि जो बंदा इंटरव्यू देकर आता है उसे जो बैठे हुए थे उनसे मिलने नहीं दिया जाता। इसमें भी मैं आगे चलकर बताऊँगा कि वो क्यों नहीं मिलने देते। वो मिलने नहीं दिया जाता और उनको वापस दूसरे गेट से उन्हें कहा जाता है उनके मुलाजिमीन की तरफ से कि आप जा सकते हैं। तो आप वहाँ वेटिंग लाइन में बैठेंगे और आपका जो ही नाम आएगा आपको बुला लिया जाएगा। वहाँ पर जो गेट कीपर बैठा होता है वो आपको गेट खोलता है आपके लिए, और आप कोशिश करें कि वहाँ गेट जो ही खुलता है आप एंटर हो, और आप किसी भी परमिशन या इजाज़त की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप 17 स्केल या उससे भी अबव आप ऑफिसर भर्ती होने जा रहे होते हैं, और ऑफिसर जो है वो इजाज़त काम लिया करते हैं। तो आप जो ही एंटर होते हैं उसके बाद आपके सामने पैनल बैठा होता है, जिसमें आमतौर पर ऐसे होता है कि सामने की जो चेयर होती है दरमियान में टेबल होती है। सामने की चेयर पर जब मैं भी एंटर हुआ था तो ऐसे था, सामने की चेयर पर चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, उनकी राइट साइड पर 3 लोग बैठे हुए थे और एक जो फीमेल थी मोहतरमा वो उनकी लेफ़्ट साइड पर बैठी हुई थी। इस तरह से 3 मेल मेंबर्स, एक फ़ीमेल मेंबर और एक चेयरमैन साहिब, तो 5 लोग टोटल कमेटी में शामिल थे। आमतौर पर 5 ही होते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट का होता है, एक चेयरमैन होता है, एक और होता है दूसरा भी सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, और जो है 5वां जो है वो आपको पता ही है वो साइकोलॉजिस्ट होता है आमतौर पर, जो आपको साइकोलॉजिकली असेस कर रहा होता है। ख़ासतौर पर जब आप ऑफिसर या हायर रैंक पर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वो देखते हैं कि आया इस बंदे में पोटेंशियल है, इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो फ्यूरियस तो नहीं हो जाता है, वो किस तरह से प्रेशर को हैंडल करता है, आपके रिएक्शन को जस्ट वो नोट करता रहता है कि आपने किस सवाल का किस अंदाज से जवाब दिया। इट मीन्स एवरीथिंग मैटर्स। तो आमतौर पर यह होता है कि आपको हिदायत दी जाती है कि आपने अपना जो इंट्रो है वो बहुत पावरफुल बनाना होता है। मैं भी अक्सर कहा करता हूँ कि अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा और शानदार तैयार करके जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको पता होता है कि वो आपको इंट्रो ज़रूर करवाएगा। आमतौर पर वो पूछते हैं टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि आपने बताना होता है कि आप क्या हैं, आपने अपना बिलोंगिंग सिटी आप बता सकते हैं, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें डोमिसाइल और आपकी पूरी असनाद उनके पास मौजूद होती हैं। इंट्रो का मतलब आपसे उन्होंने आपकी जो अचीवमेंट है या आपकी जो डिग्रीज़ हैं उनके बारे में पूछना बिल्कुल भी नहीं होता, वो सारी उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। वो देखना ये चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और
आप में कम्युनिकेशन स्किल कितना डेवलप हुआ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप अपनी बात को दूसरों को कैसे वजाहत से बयान कर सकते हो, ये चीज़ उन्हें देखना होती है। तो अपना इंटरव्यू आप भी इसी तरह से रखें कि आप अपना बिलोंगिंग सिटी बताएं, उसके बाद अपनी अचीवमेंट बताएं, अपनी अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन है किसी डिग्री में वो भी उनको बताएं कि मैंने फला डिग्री में मेरी डिस्टिंक्शन थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट में या बोर्ड में पोजीशन ली थी। डीपली और ब्रीफली बताएं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किस सेशन में कितने मार्क्स के साथ कौन सी डिग्री हासिल की है। उसके साथ अगर आपका कोई थीसिस है, कोई रिसर्च वर्क है, उसको भी आप बताएं। लेकिन मैं जब अपनी बात करता हूँ तो मैं जो ही इंटर हुआ, सामने वाले चेयर पर मैंने सलाम किया, चेयरमैन साहब ने हाथ के इशारे से कहा कि तशरीफ़ रखें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा कि मुझे बताया गया था, जैसा कि तवक्को होती है कि वो मुझसे पूछेंगे कि अपना तारुफ़ करवाएं, लेकिन मेरे केस में उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे उन्होंने नहीं कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बल्कि उसके बरअक्स उन्होंने मेरी डिग्रीज़ को खोला और पहली मैट्रिक की डिग्री जब सामने आई तो मेरा नाम जब देखा तो कहा कि ऐसे ऊपर मेरी तरफ देखते हुए कि आपका नाम मुख्तार है या मुख्तियार है, क्योंकि मेरी डिग्रीज़ में मुख्तियार लिखा हुआ है। ओरिजिनली जो वर्ड है वो आपको पता ही है, वो मुख्तार होता है। तो उन्होंने पूछा कि ये जो ओरिजिनल वर्ड है वो मुख्तार है या मुख्तियार है। तो मैंने उन्हें बताया कि ओरिजिनल वर्ड मुख्तार ही होता है, लेकिन ओरिजिनल डायलेक्ट की वजह से ये मुख्तियार चूँकि शुरू की क्लासेस में लिखा गया था तो इसलिए इसे कंटिन्यू किया गया और उसे चेंज नहीं करवाया गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि इंतहाई पोलाइट बिहेव था उनका, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत इनकरेजिंग थे। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि वो बहुत इंसल्ट करते हैं, वो ये करते हैं, बंदे को तंग करते हैं, बंदे को खामखा से तज़लील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बड़ा इनकरेजिंग रवैये से मुझसे बात की, जो भी पूछा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे नाम के बाद उनका दूसरा चेयरमैन साहब का क्वेश्चन था, अच्छा आपने मैट्रिक में साइंस पढ़ी थी? मैंने कहा हाँ जी। बंदा वहाँ ये नहीं कह सकता है कि मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने मैट्रिक साइंस के साथ की थी? मैंने कहा जी बिल्कुल की थी। तो कहते हैं अच्छा आपने फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, तो आप ये बताएंगे कि आप न्यूटन का कोई सा कानूनी हरकत बता दें। तो वो तो आसान सवाल था, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे आता भी था। मैंने बताया कि उन्होंने शुक्र है ये कहा कि कोई सा बता दें, अगर कोई मेंशन कर देते तो शायद कोई मसला बन सकता था, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स पर मुझे कोई कमांड नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और इस तरह से। उन्होंने कहा कि इसकी कोई एग्ज़ाम्पल, मैंने कहा कि वे सामने टेबल पे के ऊपर जो बुक पड़ी है ये उसकी एक मिसाल है। ठीक रहा, उन्होंने कहा गुड। उसके बाद नेक्स्ट था, जो ही डिग्रीज़ उन्होंने आगे मज़ीद डिग्रीज़ देखी, तो जब मेरी मास्टर्स की डिग्री आई तो मेरा मास्टर्स चूँकि इंग्लिश में है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा मास्टर्स आपने इंग्लिश में किया हुआ है, ऐसे डिग्री की तरफ देख कर पूछा। तो मैंने कहा हाँ जी, बड़े जोश से मैंने कहा। उसके बाद पूछते हैं बड़े धीमे अंदाज में कि अच्छा आपको इंग्लिश आती है? अब जो बंदा मास्टर्स इंग्लिश और इंटरव्यू देने गया हो, बंदा ये तो नहीं कह सकता कि मुझे नहीं आती है। मैंने कहा जी सर आती है। अच्छा बेहतर। तो सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर फरमाते हैं कि आपके पास 3 मिनट हैं, आप शेक्सपियर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे इंग्लिश में बयान करें। यकीन करें वो वाले 3 मिनट कोई 3 साल के लगभग लगते थे। बहरहाल मैंने शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन करवाया, उनका तारीख़ पैदाइश और सान वो बताया। उसके बाद उनके जो डिफरेंट फेजेस थे उनके कैरियर के एज अ प्रोफेशनल वो मैंने बताया। 2-3 जो फेजेस थे उनको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने बताया कि उनका कैरियर जो है वो अरूज पर कब पहुंचा, उसके बाद वो लंदन कब शिफ्ट हुए। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से, उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उनकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी। उसके बाद ये बताया कि उनको जब वो फौत हुए थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उन्हें गांव में प्रोमिनेंट प्लेस पर जो है वो दफन किया गया था, जो कि चर्च के बिल्कुल साथ थी। तो वो 3 मिनट जो ही ख़त्म हुए, मैं सोच रहा था कि अभी उन्होंने बोला नहीं कि बस करें। बहरहाल 3 मिनट काफ़ी लंबी ड्यूरेशन लगती थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे खुद रोका कि अच्छा चलें ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन शुरू किए शेक्सपियर पर, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले पूछा कि शेक्सपियर की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम क्या था, तो मैंने उनसे बताया कि एन हाथावे उनका नाम था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी आपने अपनी बात में बोला है, आपने कहा है कि उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से ज़बरदस्ती शादी की गई थी, तो जब वो थी गर्लफ्रेंड तो ज़बरदस्ती क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि किस तरह से ज़बरदस्ती की गई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर
किसी और से लड़की से शादी करने जा रहे थे। तो जब उस गर्लफ्रेंड को पता चला तो उसने गांव में आके जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं शेक्सपियर के जो बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ये मुझे धोखा देकर किसी और से शादी कर रहा है। तो गाँव वालों ने ज़बरदस्ती शेक्सपियर साहब को पकड़ा और उससे कहा कि नहीं, आप उसी से ही शादी करें, दूसरी से शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपनी ही गर्लफ्रेंड से ज़बरदस्ती उनकी शादी की गई। इसके बाद वो पूछते हैं कि आपने बताया कि शेक्सपियर को प्रोमिनेंट जगह पर दफन किया गया था जब वो फौत हुआ था। तो जब वो फौत हुआ था तब तो वो एज अ राइटर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर वो तो मशहूर ही नहीं था। वो तो बाद में पता चला था लोगों को कि वो इतना बड़ा राइटर था। तो उससे प्रोमिनेंट जगह पर क्यों उसे दफन किया गया था? तो मैंने उसे बताया कि उसकी रीज़न ये थी कि वो गांव के लोगों को सूद पर कर्ज़े दिया करता था। चूँकि ये खाता पीता था, इसके पास पैसा था, तो ये गरीब लोगों को सूद पर कर्ज़े दिया करता था। तो लोग इसके शुक्रगुजार थे। उसी शुक्रगुजारी की वजह से जब ये फौत हुआ तो उन्होंने प्रोमिनेंट प्लेस पर उसे दफन किया। इस तरह से उसके बाद उसने पूछा कि शेक्सपियर, आपके ख़्याल में शेक्सपियर वाकई कोई फिगर या पर्सनालिटी या शख्सियत हिस्ट्री में गुजरा है या एक ख़याली किरदार है? तो मैंने उन्हें बताया कि ये ख़याली किरदार नहीं है। तो उन्होंने कहा इसका कैसे आपको पता चला कि वो ख़याली किरदार नहीं है? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि शेक्सपियर की लाइफ पर इतनी रिसर्च की गई है, बहुत सी बुक्स उसकी लाइफ पर लिखी गई हैं, उसके वर्क पर लिखी गई हैं। किसी भी रिसर्चर को, किसी भी बंदे को, किसी भी कॉन्टेम्प्रेरी या हम असर बंदे ने ये नहीं कहा कि उसने खुद नहीं लिखा था। दूसरी चीज़, अगर ये शेक्सपियर का काम ना होता, इसकी बजाय किसी और ने लिखा होता, तो आज तक तो कोई और क्लेमर आ जाता कि ये शेक्सपियर का नहीं बल्कि इसने मेरा काम चोरी किया हुआ है, तो ये मेरा काम है, उसका नहीं है। तो उसने कहा वेरी गुड। तो उसके साथ ही जब वो वेरी गुड कहते हैं चेयरमैन, या माहौल ठीक रहता है, खुशगवार रहता है, तो आप मज़ीद इनकरेज होते हो और आपको हौसला होता है कि मेरा जवाब ठीक था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको कुछ सवालात का पता तो बाहर चल गया होगा। तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं सर, बहुत सख्ती थी, मुझे कोई पता नहीं चला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं। इसलिए नहीं मिलने देते हैं कि अगर एक ही कमेटी के पास आने वाले बंदे एक दूसरे को मिलते हैं तो उनके ख़्याल में शायद वो सवालात का आपस में इंटरचेंज करें और जो सवाल रिपीट होते हैं वो दो बार आने वाले को पहले ही पता ना चल जाए। तो मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा सख्ती थी, मुझे कोई थोड़ा बहुत पता चला है। तो वो उन्होंने समाइल दी और नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आप को उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि बच्चा कूद रहा है, इसकी क्या इंग्लिश है? तो मैंने उन्हें कहा सर ये वाला फ़िक्रा मुझे बाहर पता चल गया था, तो अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने मुस्कराए और कहा नहीं बस ठीक है रहने दें। उसके बाद मैंने इंग्लिश का फ़िक्रा पूछा कि द पेन इज़ टू राइट, क्या ये जुमला ठीक है? मैंने कहा नो सर नहीं ठीक है। कहते हैं ये भी बाहर पता चल गया था। मैंने कहा नहीं सर, ये तो मेरी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ है, डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये तो मुझे पता है कि ये गलत है। तो उन्होंने पूछा इसमें कौन सी गलती है? तो मैंने कहा द पेन इज़ टू राइट नहीं होता, सही सेंटेंस है द पेन इज़ टू राइट विद। इस पर मैंने कहा ठीक है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने नेक्स्ट जो मेंबर थे उनकी तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि आप सवालात पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट की तरफ इशारा इंटरव्यू में बंदे को ऐसे ही लगता है जैसे रेसलिंग में पार्टनर जो है वो मारने वाले को चेंज करते हैं, खुद पंचिंग के बाद दूसरे के हवाले करता है। बहरहाल मेरे साथ ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे साहिब ने मुझसे सवालात का सिलसिला शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि लेसन प्लान क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि लेसन को जब हम प्लान करते हैं, जब हम मनसूबा साजी करते हैं, जब हम लेसन के डिफरेंट पार्ट्स को तरतीब से बयान करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वो लेसन प्लान होता है। उन्होंने पूछा कि उसके कितने हिस्से होते हैं। मैंने तादाद बताई 4 या 5 हिस्से होते हैं। ये वेरी करता है डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है लेसन प्लान का वो क्या होता है। मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करते हैं कि ये कौन सा टॉपिक हम प्लान करने जा रहे हैं। उसके बाद अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपका जो लेसन प्लान करने का बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन टाइमिंग वो कौन सी है, कब आप अपना लेसन प्लान करते हो। मतलब आपने लेसन पढ़ाना है तो उसको प्लान कब करोगे। आमतौर पर ये जवाब दिया जाता है कि हम अपने लेसन के स्टार्ट से या सुबह सुबह उठकर हम अपने लेसन को प्लान करेंगे। लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि लेसन प्लान करने का जो बेहतरीन टाइम है वो आपका एक लेसन ख़त्म हुआ है, उस लेक्चर के फौरी बाद जब भी आपको टाइम मिले आप बैठ कर नेक्स्ट लेसन प्लान करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने आज जो लेक्चर दिया है, आपने आज जो लेसन पढ़ाया है, उसमें जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स थी, उसमें जो फ्लॉस थे वो आपको फौरी तौर पर याद होंगे, इमीडिएट गुजर चुके होंगे। तो आप उन फ्लॉस को ओवरकम करके नेक्स्ट लेक्चर में आप उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो बेस्ट टाइम फॉर योर लेसन प्लानिंग is just after your lecture।
तो ये मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने आखिरी भी पूछा कि आखिरी क्या होता है, मैंने बताया कि आखिरी होमवर्क का साइन होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि उर्दू का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि आगा हशर काश्मीरी जो है वो उर्दू के शेक्सपियर हैं। उसके बाद इंटरप्ट करते हैं चेयरमैन साहब की फिर ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी मेंबर को स्टॉप करवा के खुद सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। तो चेयरमैन साहब ने मुझसे पूछा कि ये डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सब डिवीज़न में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि तहसील और जो सब डिवीज़न है वो सेम चीज़ होती है, तहसील को ही सब डिवीज़न कहा जाता है। कहते हैं गुड। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये LOC और वर्किंग बाउंड्री में क्या फ़र्क होता है। तो मैंने उन्हें बताया कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है वो LOC है, और जो इंडिया और कश्मीर के दरमियान जो बॉर्डर है उसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। तो इसके बाद उन्होंने पूछा कि ये देहात वाहिद है या जमा है। तो मैंने कहा देहात जमा है। तो उन्होंने पूछा अगर ये जमा है तो इसकी फिर वाहिद क्या है। मैंने बताया कि इसकी वाहिद जो है वो देह है। तो इसके बाद उन्होंने साथ बैठी मैडम से कहा गुड, और साथ में मुझे कहा हमारी तो किताबों में भी देहातों लिखा होता है, तो उसमें भी कहते हैं वो ठीक नहीं होता है। मैंने कहा जी सर। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, जी यस सर कहने के अलावा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 अब रह गए थे जो मेंबर्स थे जिनने सवाल पूछना थे, तो चेयरमैन साहब ने दोनों से कहा कि जो है, लेकिन उससे पहले जब तकरीबन मेरा 27 मिनट्स का इंटरव्यू था, बड़ा लेंथी इंटरव्यू था, तो 15 मिनट तकरीबन गुजरे थे कि मेरा कोई भी सवाल तब तक ड्रॉप नहीं हुआ था। तो चेयरमैन साहब ने बड़े अंदाज, अभी तक उनका मुझे अंदाज़ याद है, उन्होंने ऐसे हाथ किया और कहा अच्छा ये बताओ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अब तक तो कहीं भी कोई भी सवाल ड्रॉप नहीं हुआ, तो अब फंसोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मेरे माइंड में था कि बंदा एक आध सवाल का सॉरी भी कर दे तो कोई मसला नहीं बनता है। तो मैंने कहा सॉरी सर। कहते हैं क्यों सॉरी, आप बताएं। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई कि जब मैं सॉरी कह रहा हूँ तो फिर क्या ज़बरदस्ती है। मैं कहा नहीं यार आप बताओ, ऐसे बोला। तो मैंने कहा सर नहीं आइडिया, जो जितना आइडिया है आप बताएँ। बहरहाल ने मुझे बाय फोर्स कहा कि आप कुछ ना कुछ बताएं ज़रूर। बहरहाल मैंने बताया, जो कि डेफिनेटली गलत था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मुझे जहाँ तक ख़याल है मैंने कोई 8 सेंटीमीटर बताए थे, हालांकि ओरिजिनली जब मैंने आके कंफर्म किया तो वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। तो जब मैंने कहा सॉरी सर, तो साथ बैठी मैडम ने फरमाया कि अब तक ठीक जा रहे थे, अब डाउनफॉल करना है। तो यहाँ पर मुझे बड़ा हौसला मिला कि इसका मतलब है कि 15 मिनट्स का जो टाइम जितना भी था वो गुजर गया है, मतलब अब तक मैं ठीक जा रहा था। तो बड़ा हौसला हुआ कि चलें एक सवाल ड्रॉप भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से ये वाला सवाल इस तरह गुजर गया। उसके बाद 2 मेंबर्स जब लास्ट वाले बच गए तो चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि इनसे आप बस 2-2 सवाल कर लें। बड़े अंदाज में मेरे सामने कहा आप इनसे 2-2 सवाल आप पूछ लें, एक आसान हो एक मुश्किल हो, और बस टाइम शॉर्ट है तो आप कंप्लीट करें। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने 2 सवाल के बजाय कितने किए और किस तरह से आसान सवालात किए। तो मोहतरम सर ने पूछा कि ये प्रैग्मेटिज़म क्या होता है। मैंने उन्हें बताया कि टिपिकल अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। तो कहते हैं प्रैग्मा का क्या मतलब होता है। मैंने कहा प्रैग्मा का मतलब एक्शन या डूइंग होता है। कहते हैं प्रैग्मेटिज़म के जो फाउंडर्स हैं वो कौन कौन है। मैंने उन्हें बताया कि विलियम जेम्स और इसके साथ जॉन डेवी जो है उसके फाउंडर्स में शामिल होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये जो प्रैग्मेटिज़म है इसकी खसूसियात क्या क्या होती हैं। तो मैंने बताया कि नो अल्टीमेट वैल्यू। इसके बाद मैंने बताया दूसरी जो है दे बिलीव इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स। इसके बाद उसका बताया कि इसका जो एम्फेसिस है वो यूटिलिटी ऑफ द थिंग्स होता है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए मुफीद है तो वो बेहतर है, अगर आपके लिए मुफीद नहीं है। टिपिकल अमेरिकन सोच है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है वही हमारे लिए वैल्यूएबल है, अदरवाइज़ कोई चीज़ हमें अगर फ़ायदा नहीं देती तो वो वैल्यूएबल नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, वेरी गुड उन्होंने कहा। उसके बाद मैडम की बारी आई, मैडम की तरफ मैं मुतवज्जा हुआ। तो मैडम ने पूछा कि ये एथेंस और स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या फ़र्क था।
तो मैंने उन्हें बताया कि एथेंस और स्पार्टा दोनों इलाके साथ साथ थे और मेन डिफरेंस था, जो दोनों ही लड़ाका थे, इनका मेन जो फोकस होता था वो फिज़िकल फिटनेस पर होता था। लेकिन स्पार्टा की एक और ख़ास बात थी जो मैंने उनसे शेयर की, वो ये थी कि स्पार्टा में एक कमेटी थी इलाके के लोगों की जो हर न्यू बॉर्न नए पैदा होने वाले बच्चे को एग्ज़ामिन करती, वो उसे चेक करती, अगर वो मेडिकली फ़िट करार दे देती कमेटी तो वो बच्चा ज़िंदा रहता, अदरवाइज़ उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाता। जब मैंने ये बताया तो चेयरमैन ने वेरी गुड कहा। उसके बाद मैडम ने पूछा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों स्पार्टा और एथेंस के तालीमी निज़ाम में। तो मैंने बताया कि एथेंस का जो था वो ज़्यादा फ़िलासफ़िकल था, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग जो है निकले, पूरी दुनिया पर छा गए, बहुत फेमस हुए, और इनका दोनों का ही फ़िज़िकल फ़िटनेस पर एम्फेसिस था। लेकिन जो एथेंस के थे वो ज़्यादा फ़िलासफ़िकल थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इन दोनों में आपको बेहतर कौन सा लगता है, तो मैंने कहा डेफिनेटली एथेंस का जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो मैडम ने कहा कि हाँ, ये उस वक्त भी ऐसे ही था, वो ज़्यादा मशहूर थे। इसके साथ ही चेयरमैन साहब ने मुझे फरमाया कि हमने आपसे मुश्किल सवालात नहीं पूछे। मैंने कहा सर आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ ही चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जेंटलमैन यू कैन गो नाउ। मैंने उनको सलाम किया और बाहर आ गया। बहरहाल जब आपको चीज़ें आ रही होती हैं, जब आप क्वेश्चंस के ठीक जवाब दे रहे होते हैं, आपको बड़ा दिल कर रहा होता है कि मज़ीद मुझसे पूछें, मज़ीद सवालात करें ताकि मेरी जो जगह है वो पक्की हो जाए। बहरहाल मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं को कबूल किया और इस तरह से मैं सेलेक्ट होने में कामयाब रहा। और वो जो कमेटी थी, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, उन्होंने 86 मार्क्स मुझे अलॉट किए थे आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 86 मार्क लेना इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।